तो चलिए आज पैसा और क्रेडिट यानी मुद्रा और साख की दुनिया में उतरते हैं। समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं और हमारी जिंदगी पर इनका असर पड़ता कैसे है। शुरू करें। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां ना कैश है, ना कार्ड, ना ही कोई डिजिटल पेमेंट, कुछ भी नहीं। तो फिर सुबह की चाय कॉफी कैसे खरीदी जाएगी? उस दुनिया में लेन देन होता कैसे होगा? चलिए एक कदम पीछे चलते हैं और पैसे से भी पहले के एक सिस्टम को समझते हैं। इस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। अब सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? सामान के बदले सामान। पर असल में इसमें एक बहुत बड़ी, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी। एक ऐसी दिक्कत जो रोज के लेन देन को भी लगभग नामुमकिन बना देती थी। मतलब सीधा सीधा हिसाब था। एक किसान है, उसे किताबें चाहिए तो वो किताबों के बदले अनाज दे देगा, या फिर एक मोची है, उसे गेहूं चाहिए तो वो जूतों के बदले गेहूं ले लेगा। सिंपल। लेकिन असली पेंच यही था। सोचिए, उस किसान को एक ऐसा बुक सेलर ढूंढना पड़ता था जिसके पास किताबें तो हों पर साथ ही उसे ठीक उसी वक्त अनाज की जरूरत भी हो। इसी को कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। और जरा सोचिए, ऐसा संयोग मिलना कितना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और बस इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एंट्री होती है पैसे की। पैसा एक एलिगेंट सॉल्यूशन की तरह आता है। वो इस पूरी प्रॉब्लम को ही खत्म कर देता है। कैसे? क्योंकि ये लेन देन का एक ऐसा जरिया है जिसे हर कोई बिना किसी सवाल के मान लेता है। ठीक है, तो पैसा आ गया, लेन देन आसान हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन एक मिनट, अब एक नई चुनौती सामने आई। इस पैसे को सेफ कहाँ रखा जाए? और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया बैंक्स को। और बैंकों का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो सच में बड़ा कमाल का है। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ बैंकों को अपने पास जमा कुल पैसे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही कैश में रखना पड़ता है, करीब करीब 15%। ये इसलिए ताकि अगर लोग रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे निकालने आए तो उन्हें दिया जा सके। तो बैंक करते क्या है? वो एक मैच मेकर की तरह काम करते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो उसे बैंक में जमा करते हैं। बैंक उस पैसे का बड़ा हिस्सा उन लोगों को लोन पर दे देता है जिन्हें जरूरत है। अब जिन्हें लोन दिया उनसे तो बैंक लेता है ज्यादा ब्याज, और जिन्होंने पैसा जमा किया उन्हें देता है कम ब्याज। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही है बैंक की कमाई। उधार या लोन देने का ये जो पूरा सिस्टम है ना, जिसे हम क्रेडिट या साख कहते हैं, ये तरक्की के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार भी है। मतलब इससे फायदा भी हो सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी। क्रेडिट के इन दो अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए दो कहानियां देखते हैं। एक तरफ है सलीम, जो एक जूता बनाने वाला है। वो त्योहारों के एक बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए लोन लेता है। उसका काम चल पड़ता है, वो अच्छा खासा मुनाफा कमाता है और आराम से लोन चुका देता है। वहीं दूसरी तरफ है स्वप्ना, एक किसान। वो अपनी खेती के लिए लोन लेती है, लेकिन सूखा पड़ने से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो लोन चुका नहीं पाती और कर्ज के एक गहरे जाल में फंसती चली जाती है। अब बैंक या कोई भी जो लोन दे रहा है वो अपना रिस्क कम करना चाहेगा, है ना? इसी जोखिम से बचने के लिए वो अक्सर एक चीज मांगते हैं जिसे कहते हैं कोलेटरल या समर्थक ऋणाधार। ये एक तरह की गारंटी है। ये कोई भी ऐसी संपत्ति हो सकती है जो कर्ज लेने वाले के नाम पर हो, जैसे जमीन, मकान या गाड़ी। अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो लोन देने वाला इस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि लोन लिया कहां से जा रहा है, क्योंकि लोन का सोर्स यानी वो मिल कहां से रहा है यही तय करता है कि उसके नियम क्या होंगे, शर्तें क्या होंगी और उसमें रिस्क कितना ज्यादा होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के सोर्स होते हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर, जिसमें बैंक और कॉपरेटिव्स आते हैं। इन पर आरबीआई की नजर रहती है, इसलिए यहां ब्याज दर कम होती है। इनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक भलाई भी होता है। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे साहूकार, व्यापारी या दोस्त रिश्तेदार। इन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। ब्याज दरें बहुत बहुत ही ज्यादा हो सकती हैं और इनका एक ही मकसद होता है मुनाफा। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? ऐसे कौन से गार्डियंस हैं जो ये पक्का करते हैं कि क्रेडिट सबके लिए सेफ और आसानी से उपलब्ध हो? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो इस पूरे फॉर्मल सिस्टम का सबसे बड़ा संरक्षक है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ठीक से काम करें। वो देखता है कि बैंक अपने पास जरूरी कैश रिजर्व्स बनाए रखें। और सबसे जरूरी बात, आरबीआई ये भी पक्का करता है कि बैंक सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही लोन ना दे, बल्कि छोटे किसानों, छोटी उद्योगों और आम लोगों तक भी लोन पहुंचे।
लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में गरीब परिवारों के लिए बैंक से लोन लेना आज भी बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके पास बैंक को गारंटी के तौर पे दिखाने के लिए वो कोलैटरल ही नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है। पर इसी समस्या का एक जमीन से जुड़ा एक बहुत ही बेहतरीन समाधान सामने आया है। वो है स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs। ये कमाल का आइडिया है। इसमें 15-20 लोग, ज़्यादातर महिलाएं, मिलकर अपनी छोटी छोटी बचत को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर जब किसी सदस्य को ज़रूरत पड़ती है तो इसी जमा पैसे से उसे कम ब्याज पर लोन दे दिया जाता है। यहाँ कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी गारंटी होती है एक दूसरे पर भरोसा। ये समूह न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक तौर पर भी अपने सदस्यों को मजबूत बनाते हैं। तो एक सामान की अदला बदली से शुरू हुआ ये सफ़र आज एक बेहद कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम तक आ पहुंचा है। एक बात तो साफ है, क्रेडिट यानी साख ने हमारी दुनिया को बनाया है, लेकिन इसके अपने नियम हैं और इन नियमों को समझना ही असली फाइनेंशियल पावर है। सस्ता और आसानी से मिलने वाला कर्ज किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ होता है। अब असली सवाल ये है कि इस पावर का, इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।